नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज कोलकाता से सीधे आप खबरदार देख रहे हैं क्योंकि बंगाल में ही पूरी रणभूमि है, यही रामायण है, यही महाभारत है। हिंदुस्तान की राजनीति इस समय पश्चिम बंगाल में ही पूरी तरीके से अपनी दूरी पर घूम रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरदार के लेंस से तमाम खबरों के बारे में बता देते हैं कि आज क्या क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज बंगाल के चुनावों में कुछ नए नए शब्द शामिल हुए हैं। बंगाल की चुनावी डिक्शनरी में आज ममता बनर्जी ने दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर जैसे शब्द जोड़ दिए हैं। बीजेपी दीदी की फुल फॉर्म में डिक्टेटर यानी तानाशाह शब्द पर फोकस बना रही है। पहले चरण के मतदान से 8 दिन पहले बीजेपी और टीएमसी में बूथ संग्राम शुरू हो गया है। चुनाव में बूथ पर फोर्स की तैनाती को लेकर दोनों पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ टिकट बंटवारे वाली नाराजगी भी है। बीजेपी के अंदर बगावत का बारूद लेकर आई है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। कोई आपसे दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाए और उसकी आस्तीन से सांप झांक रहे हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है सावधान हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन आतंकवाद के सांप उसकी आस्तीन से झांक रहे हैं। कोरोना संक्रमण, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की डांट, विदेशी कर्ज में फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की भाषा एकदम मीठी हो गई है। दोस्ती बढ़ाने की ऐसी भी क्या मजबूरी है? भारत के लिए इस समय क्या जरूरी है, ये आपको बताएंगे। जिसका डर था वही हो रहा है। कोरोना की रफ्तार ट्रिपल इंजन वाली हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात सहित 10 राज्यों में बहुत तेजी से मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 93% मामले 10 राज्यों से हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। नए नियम क्या है, आने वाले दिनों में आप पर क्या असर पड़ने वाला है, होली के आसपास क्या माहौल रहने वाला है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर पिछले कई देशों ने आशंकाएं जाहिर की थी। ऐसे आरोप थे कि वैक्सीन देने के बाद खून के थक्के जमने लगते हैं। इसके बाद कई देशों में इस वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शंका थी। आज ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर आई है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की क्लीन चिट के बाद अब जर्मनी, इटली और फ्रांस सहित तमाम यूरोपीय देश कोविशील्ड लगाना शुरू कर रहे हैं। भारत में तो पहले से ही चिंता की कोई बात नहीं थी, अब भी नहीं। लेकिन खबरदार की शुरुआत हम बंगाल की लड़ाई से करते हैं, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी ने यह हुंकार भर दी है कि परिवर्तन बंगाल में या दिल्ली में वो पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी हैं और एक एक करके ऐसे किरदार ढूंढ कर ला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी तुलना कर रही हैं कि जो पूरा मिजाज है बंगाल के चुनाव का वो बेहद तीखा हो चुका है। वो दुशासन की बात करती है, वो दुर्योधन की बात करती है, वो मीर जाफर की बात करती है और ये सारे आरोप मढ़ती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। तो बीजेपी के नेताओं में भी एक होड़ सी मची है कि टीएमसी के कितने फुल फॉर्म बना दिए जाएं और ममता बनर्जी को कौन सी उपाधि दे दी जाए। और इसके साथ ही जो सीएपीएफ है, यानी जो सेंट्रल फोर्सेस लगेंगी यहां पर सुरक्षा के लिए चुनाव के दौरान, उनकी संख्या को लेकर भी एक जंग छिड़ गई। লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ। তাই খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে। চাই না দুর্যোধন, চাই না, চাই না, চাই না দুঃশাসন, চাই না বিজেপিকে বিদায় দাও, চাই না, চাই না বিজেপিকে, চাই না, চাই না, চাই না মোদির মুখ দর্শন করতে, চাই না, চাই না, চাই না নোটবন্দি, চাই না, চাই না, চাই না দাঙ্গা, চাই না, চাই না, চাই না লুঠেরা, চাই না, চাই না, চাই না দুর্যোধন, চাই না, চাই না, চাই না দুঃশাসন, চাই না, চাই না, চাই না মির্জাফর, चाई ना। और इन तेवरों के साथ ममता बनर्जी कोलकाता के समर को दिल्ली दरबार के खिलाफ हल्ला बोल का बिगुल बना देना चाहती है। 2 লাইন বাংলা লিখে নিয়ে আসে আর নিয়ে এসে বলে কেমন আছো বাংলা। আমরা বলি বাংলা ভালো আছে, আপনি যান, আপনি দিল্লি সামলান। বলে পরিবর্তন আনবে। পরিবর্তন তো আমাদের স্লোগান। আমরা দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো, বাংলায় জিতে দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো। পরিবর্তন 2011 আমার স্লোগান। আমার স্লোগান তুমি চুরি করবে কেন?
ममता को पता है कि उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी से नहीं, लेकिन जंग बीजेपी की ओर से भी बराबर की लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरुलिया में रैली गुरुवार को की थी, लेकिन पुरुलिया दौरे की तस्वीरें मोदी शुक्रवार को भी ट्विटर पर डालते रहे। ये बताते रहे, दावा करते रहे कि पूरा बंगाल बीजेपी के साथ बढ़ रहा है। बंगाल बीजेपी के दूसरे नेता भी ममता को मोदी के नाम पर ही चुनौती दे रहे हैं। वो लुटेरे हैं, दुर्योधन है, दुशासन है, मीर जाफर है, इनको वोट ना दे, अब की बार नमस्ते कर दे बीजेपी को। मोदी जी का वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा कोरोना के खिलाफ। मोदी जी तो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, करीब करीब 3/4 मेजोरिटी उसके पास है। मोदी जी के खिलाफ बोलना, डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना, भारत माता के खिलाफ बोलना आता है। ममता बीजेपी के नेताओं का दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर जैसा नामकरण कर रही है, तो बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। पुरुलिया में पीएम मोदी ने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया था, तो बंगाल पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीदी का नया फुल फॉर्म समझा दिया। मतलब डिक्टेटर तानाशाह, दीदी तुम तानाशाह हो गई हो। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना, और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। शिवराज के पास टीएमसी का एक और फुल फॉर्म भी है। टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर, और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। हमें टीएमसी के गुंडों को छोड़ने नहीं वाले। ये आतंक का राज, हिंसा का राज, ये जंगल राज भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। बंगाल की चुनावी रणभूमि में नामकरण और फुल फॉर्म बताने वाली चुनावी मशक्कत के बीच पहले चरण के मतदान के 8 दिन पहले बूथ संग्राम भी छिड़ा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे और मुद्दा था केंद्रीय बलों की तैनाती का। टीएमसी कह रही है कि सेंट्रल फोर्सेस से स्थानीय लोगों में मतदान को लेकर संकोच पैदा हो सकता है। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेस अब पूरे बैटल गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है, तो इसका ये असर नहीं पड़े कि लोग बूथ पर जाए ही नहीं और वोटिंग का परसेंटेज कम हो। They have asked us if we have any more issues to approach them again, and they will speak to the Minister of Home Affairs regarding the central forces, and they've assured us that they'll do something about it. टीएमसी की मांग के ठीक उलट बीजेपी तो हर बूथ की निगरानी सेंट्रल फोर्सेस के हवाले करवाना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ममता बनर्जी जी को नोटिस दिया जाए और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाए कि जो वो अनवेरिफाइड सोर्सेज पे जो लगातार झूठ बोल रही हैं, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाते नोटिस दिया जाए, और कमीशन ने हमारी बात का संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के बड़े नंबर को लेकर परेशान है। उनका कहना है कि जितनी बड़ी तादाद में ये केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात हैं, उस नंबर को घटाना चाहिए। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो इस समय ये कह रही है कि ये सुरक्षा बलों को पोलिंग बूथ के अंदर जाने की अनुमति मिल जानी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि अगले हफ्ते चुनाव आयोग खुद पश्चिम बंगाल जाएगा और किस तरीके की तैयारियां चुनाव के लिए चल रही हैं, इसका मुआयना अब इलेक्शन कमीशन खुद करेगा। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर मची सियासी लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी के उन आरोपों को नकारा है
कि बूथों के 100 मीटर के दायरे में राज्य पुलिस की तैनाती को रोका गया है। आयोग के मुताबिक सिर्फ सिविक डिफेंस और ग्रीन पुलिस चुनाव ड्यूटी से दूर रहेंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। दरअसल सुरक्षा बलों की मौजूदगी इसीलिए रहती है ताकि आम लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव रहे और वो खुलकर जाकर वोट कर सकें, और जो आपराधिक तत्व हैं उन्हें डर लगे उस वर्दी को देखकर। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि वर्दी को देखकर आम लोग डरेंगे। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि कितनी तैनाती सीएपीएफ की हो रही है यहाँ पर चुनावों के लिए और क्यों ममता बनर्जी ऐसा कह रही है, क्योंकि अप्रत्याशित तैनाती है इस बार। वैसे भी 8 चरणों में ये चुनाव होने हैं। बंगाल के 8 चरणों के चुनाव के लिए 725 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो रही है। 350 से 370 कंपनियां सीआरपीएफ की होंगी। 27 मार्च के पहले चरण के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 415 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इनमें सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सबके जवान होंगे। अब चुनाव ड्यूटी में केंद्रीय बलों की तैनाती का प्लान चुनाव आयोग राज्य के साथ मिलकर तैयार करता है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय का कोऑर्डिनेटर चुनाव आयोग की मदद करता है। चुनाव पर्यवेक्षक केंद्रीय बलों की तैनाती पर निगरानी रखते हैं। वोटिंग हो जाने के बाद जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं, वहां की सुरक्षा में भी केंद्रीय बल तैनात होते हैं। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा होती है। पहली लेयर की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के गार्ड करते हैं, दूसरी लेयर की जिम्मेदारी राज्य की आर्म्ड पुलिस करती है और तीसरी लेयर पर जिले की पुलिस तैनात होती है। लेकिन ये तो तब की बात है जब मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से पहले जो टिकट का बंटवारा चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए रोज परेशानी बढ़ती जा रही है। टीएमसी का कार्ड टीएमसी के भीतर से ढूंढने के चक्कर में टीएमसी के कई लोगों को जो पार्टी छोड़े वो बीजेपी में शामिल किए गए। पहली लिस्ट जब निकल गई तब तक तो उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी और तीसरी लिस्ट के साथ ही जो पूरा हंगामा है वो नजर आता रहा। हालांकि बीजेपी ने शुरुआत में ये कहा था कि ये बस छिटपुट घटनाएं हैं, छोटी सी नाराजगी है, लेकिन अब ये पूरा उपद्रव और गुस्सा जो है वो सड़कों पर नजर आने लगा है। 1000 বার বলবো আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমাও ডুবাও চোখের জলে। কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপির মতো একটা দাঙ্গাবাজ পার্টি, দখলদারি পার্টি, মানুষের ঘর দখল করার পার্টি, মহিলাদের উপর অত্যাচার করার পার্টি, দলিতদের উপর অত্যাচার করার পার্টি, দলিতদের উপর সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করার পার্টি, আমি এই পার্টিকে সমর্থন করি। बीजेपी ममता दीदी की चैलेंजर है, इसीलिए ममता के हर दांव को काटने में लगी है। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर टीएमसी के नेताओं को पार्टी ने इंपोर्ट किया है। पर बीजेपी की रणनीति ये जो है वो भले ही चुनाव के मैदान में शायद कोई रंग ऐसा दिखाए जो उसके लिए फायदेमंद हो, लेकिन अभी तो टिकट बंटवारा मुसीबत बन गया है। दूसरी और तीसरी लिस्ट के बाद ये खुलेआम बगावत नजर आ रही है। यानी घर की जो छोटी मोटी बात कही जा रही थी बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, अब इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कार्यकर्ताओं का जो विद्रोह है वो सड़कों पर फूट पड़ा है। बीजेपी नेताओं को डैमेज कंट्रोल करते नहीं बन रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि उनका शुरुआत से विरोध टीएमसी के खिलाफ रहा है, टीएमसी के नेताओं से रहा है। अब उन्हीं को टिकट देकर उनके लिए वो प्रचार कैसे करें। बंगाल में बीजेपी ममता दीदी से लड़ रही है, लेकिन टिकट बंटवारे का गुस्सा ऐसा है मानो बीजेपी ही बीजेपी से लड़ रही है। मालदा, उत्तर 24 परगना में दमदम, जलपाईगुड़ी, आसनसोल वो जगह हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की लिस्ट के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सड़कों पर टायर जले, पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और नारेबाजी तो हुई। बीते कुछ हफ्तों में टीएमसी के नेता जब छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे तो पार्टी इसे बंगाल में अपनी अंडर करंट का सबूत बता रही थी, लेकिन पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के इस विद्रोह ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। আশা ছিল আমাকে টিকিট দেবে পার্টি, আমি এমএলএ হব, সম্ভব নয়। যে কটা সিট সে কজন টিকিট পাবেন তাই পেয়েছেন। তারা সবই আমাদের হয় কার্যকর্তা, সিম্প্যাথাইজার বা যারা
ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডা ধরে বাংলার উন্নয়নে সাথী হতে চান এরকম লোকেরা, তাদের আমরা স্বীকার করেছি, যাদের জিতার সম্ভাবনা আছে বেশি তাকেই পার্টি। बीजेपी को अपनी दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेनी पड़ रही है। हालांकि शुरुआत में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के विद्रोह को ये कहकर छोटा करके दिखाने की कोशिश की थी कि टिकट बंटवारों के बाद ऐसा होता ही रहता है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी में बीजेपी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी देखने लगी है। ये दावा किया जा रहा है कि कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामे में कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। वैसे टिकट बंटवारे पर पनपे गुस्से को बीजेपी चाहे जितना ढकने या छिपाने की कोशिश करे, सच्चाई है कि उम्मीदवार तय करने में पार्टी ने चूक जरूर की है। चौरंगी से जिस शिखा मित्रा को बीजेपी ने टिकट दिया, उन्होंने ये साफ कहा कि मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रही। क्या बात है, आज सुन के बहुत एस्टोनिश हो गया, ये कैसे वो होता है? बीजेपी वाला क्या समझता है मेरे को, तो भी आज क्यों एक बात आता है हम समझते नहीं कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, बस यही तो लगता है मेरे को। जी बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसीलिए ये सब कांडो कारखाना हाजिर कर दिया। इसी तरह बेलगाछिया से बीजेपी का टिकट पाने वाले तरुण साहा ने भी बीजेपी से अपना नाता होने से इनकार कर दिया। बीजेपी की इसी कमजोर नस को ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में दबाया है। মনে রাখবেন যারা গদ্দার যারা মির্জাফর তারা আজকে বিজেপির প্রার্থী। বিজেপির পুরনো লোকেরা নেই, তারা দুঃখে ঘরে বসে কাঁদছে। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको खबर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, जिसमें आपको भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे में मुस्लिम वोटों का भी समीकरण दिखेगा। बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट सामने आई उसमें 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह दी गई है और ये बात अपने आप में काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था, लेकिन अंतिम लिस्ट में बीजेपी ने सबको सरप्राइज कर दिया। 2016 में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 2021 में 17 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीता नहीं था, फिर भी बीजेपी नए गणित के साथ बाजी खेल रही है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है। बंगाल में मुस्लिम समुदाय की आबादी 27% के करीब है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का सीधा असर है। 46 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 50% से अधिक हैं। 16 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 50% के करीब है। 33 सीटों पर मुस्लिम वोटर 30 से 40% है। बीजेपी ने इसी हिसाब से अपना गणित साधा है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोटरों ने टीएमसी को वोट दिया था। इसके बावजूद टीएमसी ने 2016 के मुकाबले 2021 में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटा दी है। 2016 में 57 मुसलमानों को टिकट मिला था और 2021 में 42 मुस्लिमों को टिकट मिला है। किसी देश को गिरगिट के रूप में देखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है पाकिस्तान। किस तरीके से वो वक्त और मौके के हिसाब से अपना रंग तो बदल लेता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल पाता। इमरान खान ने भारत से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी और एक तरह से अब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला उनका शुरू हो चुका है उनके ही अपने आर्मी चीफ से। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दोनों की तरफ से अब ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से भारत उनसे बातचीत के लिए तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री वहां के इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, इन दोनों के बीच भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मुकाबला चल रहा है। कुछ ही दिन पहले इमरान खान ने भारत के साथ कहा था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। अब आर्मी चीफ बाजवा ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की जरूरत पर ज्ञान दे दिया है, लेकिन भारत भी अब पाकिस्तान के हर रंग से वाकिफ है। पाकिस्तान की फितरत है, वो भारत से बातचीत के लिए जब भी हाथ बढ़ाता है तो उसकी आस्तीन में सांप छिपे रहते हैं, लेकिन अब उसकी दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान के पास वो चश्मा है जो आस्तीन में छिपे इन सांपों को देख सके, पहचान सके।
let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. पाकिस्तानी आर्मी चीफ भारत के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की बात करें, ये बात तो हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं होती। सुनिए तो सही, क्या कह रहे हैं बाजवा साहब? We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. तो अपने पड़ोसी देशों में अशांति के दूत का तमगा हासिल करने वाले पाकिस्तान को शांति चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए शांति? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो पाकिस्तान के लिए भारत से बातचीत की नौबत आ गई? Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. बाजवा कह रहे हैं कि उन्होंने भूतकाल से बहुत कुछ सीखा है और भविष्य काल को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजवा साहब पाकिस्तान के वर्तमान काल से डर गए, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत क्या है इसको दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार कब गिर जाए किसी को पता नहीं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि आम लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं। चीन ने पाकिस्तान को दोस्त कहकर उधारी के जिस दलदल में धकेला है वो दुनिया ने देखा है। आतंकवाद को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज पर भी बट्टा लग चुका है। तो ये मजबूरी है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये बात कहलवा रही है, लेकिन कश्मीर का मोह है कि जाता ही नहीं। पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना भी चाहता है, लेकिन कश्मीर को भूलना भी नहीं चाहता। However, we feel it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. ये वही पाकिस्तान है जहां की सरकार पर जब कोई दबाव पड़ता है तो वो कश्मीर वाले कूटनीतिक गीत गाने लगती है और भारत विरोधी बयान देकर या कोई आतंकी साजिश रचकर ध्यान हटाने की कोशिश करती है। अब वही पाकिस्तान है जो एक के बाद एक कई बार भारत के साथ बातचीत शुरू करने की रट लगा रहा है, चाहे बाजवा हो या इमरान खान। पीस की तरफ डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है और इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। हिंदुस्तान को भी फायदा इसलिए है कि वहां भी बहुत गुर्बत है, तो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ। पहले इमरान खान और फिर आर्मी चीफ बाजवा दोनों कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए। असल में अब पाकिस्तान भारत की डिप्लोमेसी के आगे घुटने टेक चुका है। भारत की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान को अब चीन और तुर्की के अलावा कहीं से कोई आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश कंगाली की कगार पर खड़ा है। इसीलिए अब इमरान और बाजवा दोनों मिलकर भारत की मिन्नतें करने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें भारत से बातचीत भी करनी है और कश्मीर का राग भी छेड़ना है। ऐसा कैसे चलेगा? जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीरी एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारा टोटल ब्रेकडाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को, जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। हमारी नसीहत तो यही है कि पाकिस्तान को अगर भारत से बात करनी है तो उसे 2 चीजों से तौबा करनी पड़ेगी, आतंकवादियों से दोस्ती और दूसरी कश्मीर का मोह। इमरान खान अपने घरेलू मसलों में फंसा हुआ है, वहां से निकलने के लिए वो तरह तरह के बयान दे रहा है और कंट्राडिक्टरी बयान दे रहा है। जहां तक पीस प्रोसेस का ताल्लुक है, पीस प्रोसेस, हिंदुस्तान तो हमेशा आगे रहा है पीस करने में पाकिस्तान के साथ, लेकिन पीस जो नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसकी असली जड़ है टेररिज्म इन कश्मीर, जो पाकिस्तान से उभर रहा है और पाकिस्तान उसको पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, जो कि नहीं लगता है,
अगर वो बंद करे तो पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इमरान और बाजवा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये उनके बयानों से समझा जा सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब पाकिस्तान ने चिकनी चुपड़ी बातें करके भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत अब पाकिस्तान की कथनी पर नहीं, करनी पर विश्वास करेगा और पाकिस्तान की करनी ठीक नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमन और शांति की बात की, लेकिन अगर आप उनके बयान को गौर से सुने, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा सबसे आगे रखा। भारत का कहना है पहले आतंकवाद का खात्मा करें, फिर अमन की बात करें। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक। दरअसल ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी है कि उसे अपने सुर इस तरीके से बदलने पड़े हैं क्योंकि FATF की जो तलवार है वो उसके ऊपर लटकी रहती है। वरना यही पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं के बीच एक जहरीला नैरेटिव फैलाने में लगा रहता है। यही पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें करते रहता है। यही पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करते रहता है। जब तक वो ये चीजें नहीं छोड़ेगा, बातचीत तो बहुत दूर की कौड़ी। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। आस्तीन में सांप और बातचीत का हाथ, ऐसे कैसे चलेगा इमरान साहब? जब जान पर बन आई तो 25 फरवरी को सीज फायर का ऐलान कर दिया, वरना उससे पहले तो आपके और आपकी आतंक परस्त सेना ने सीज फायर तोड़ने के सबसे बड़े रिकॉर्ड बना दिए थे। पाकिस्तानी सेना ने फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के बीच औसतन रोजाना कम से कम 1 दर्जन बार सीज फायर का उल्लंघन किया। साल भर में कुल 4665 बार, जो पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा है। जो पाकिस्तानी सेना LOC पर गोलीबारी की हदें तोड़ रही थी, वो अचानक से सीज फायर के लिए तैयार कैसे हो गई? इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 25 फरवरी को पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर को सख्ती से लागू करने की हामी भरी। इसके बाद ही पाकिस्तान कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का एजेंडा चलने लगा। पाकिस्तान का कहना है कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि वो अपने पुराने स्टैंड से पीछे हट गया, यानी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान अपने पहले वाले रुख पर आज भी कायम है। इमरान और बाजवा के बयान से भी ये बात साफ समझ में आती है। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारा टोटल ब्रेकडाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को, जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो कश्मीर का मोह भी नहीं छोड़ सकता और उसे दुनिया को ये भी दिखाना है कि वो कितना शांति प्रिय देश है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी तिकड़म लगा ले, भारत अब उसके झांसे में नहीं आने वाला। पाकिस्तान के बातचीत वाले ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे रिश्ते कायम करने का इच्छुक है, लेकिन ये संबंध आतंकवाद और हिंसा से मुक्त होने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि वो ऐसा माहौल बनाए, यानी पाकिस्तान को भारत की तरफ से बातचीत की शर्तें वही हैं जो पहले थीं और आगे भी रहेंगी। India desires normal relations with all its neighbors, including Pakistan. We have consistently maintained that issues, if any, between India and Pakistan should be resolved bilaterally and peacefully. Our position on key issues remains unchanged. वैसे पाकिस्तान कभी इतना भोला नहीं था जितना भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है। भारत से बातचीत की इच्छा के पीछे उसकी मंशा कुछ और ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु पानी समझौते पर सालाना बैठक होनी है। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है, यानी पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त भारत से पंगा लेना उसको भारी पड़ सकता है। इसीलिए वो भारत के साथ दुश्मनी के सीज फायर का बार बार ऐलान कर रहा है। ये उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। आज तक ब्यूरो। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। आपको याद होगा पिछले साल के अंत में, इस साल की शुरुआत में जो न्यू ईयर विशेस हम एक दूसरे को दे रहे थे, वो इस बारे में दे रहे थे कि कोरोना बस अब पिछले साल की बात हो जाए, नए साल में न हो, लेकिन कोरोना कोई समय नहीं है कि लौट कर नहीं आ सकता। कोरोना लौट आया है
और बहुत विकराल रूप में आकर लौट रहा है। एक दिन के अंदर सर्वाधिक केस इस साल के हिंदुस्तान में आ गए हैं और हम आपको ये तमाम आंकड़े दिखाते हैं जिसे ध्यान से देखिए। 39,726 नए मामले सामने आए। इस साल एक दिन में संक्रमित मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। देश में 110 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 39,000 से ज्यादा कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने कहर मचाया हुआ है, जहां गुरुवार को 24 घंटे में 25,822 नए मामले सामने आए। अब तक एक दिन में आए कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। इससे पहले वहां 11 सितंबर को सर्वाधिक 24,886 मामले दर्ज हुए थे। कोरोना को रोकने का सबसे कारगर उपाय है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। लेकिन जब चुनाव हो तो ये दोनों नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। बिहार में भी देखा गया था और अब जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। खासतौर से बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में 18 मार्च को 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 26 फरवरी तक राज्य में हर दिन 200 से कम केस आ रहे थे। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 26 फरवरी तक राज्य में करीब हर दिन 500 से कम नए मामले आ रहे थे, जो 18 मार्च को बढ़कर 900 से अधिक हो गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान केरल में 377, असम में 200 से अधिक, पुडुचेरी में 35 नए मामले सामने आए। पुराना साल बीत गया लेकिन कोरोना नहीं गया और अगर कोरोना संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो संपूर्ण लॉकडाउन का दौर भी लौट सकता है, जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में सभी थिएटर और सभागार केवल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। निजी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। मुंबई में किसी भी मॉल में प्रवेश करने से पहले नागरिकों को कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना होगा। इसी तरह के नियम कई और राज्यों ने भी लागू कर दिए हैं। पंजाब में सरकार ने स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। गुजरात के अहमदाबाद में हर शनिवार रविवार को मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रखने का निर्णय है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 30 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। यानी कोरोना के टाइम पर पिछले साल भले ही आपने ठीक तरह से होली मना ली थी, लेकिन इस बार अगर हालात नहीं सुधरे तो होली में रंग में भंग डालने के लिए कोरोना वायरस तैयार है। सरकार से कहा गया था सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया। हालांकि अधिकतर लोगों का मानना ये है कि इसके बावजूद कुछ अंकुश, कुछ नियम कानून जरूरी है, खासकर जहां तक महिला सुरक्षा की बात आती है या फिर बच्चों के हितों की बात आती है। सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया कंपनियों को लापरवाही बरतने का मौका भी सरकार नहीं देने वाली है। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड हो रहे हैं और इनके जरिए जैसे महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाना बेहद जरूरी है। महिला सुरक्षा से जुड़े लोगों का भी मानना है कि रेगुलेटर बनाकर सोशल मीडिया के बहाने होने वाली धोखाधड़ी से महिलाओं को बचाया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है कि रेगुलेटर अपॉइंट हो। वैसे भी जहां पर जंगली ग्रोथ होती है वहां पर आपको क्या अचीव होता है, और जहां पर एक गार्डेड ग्रोथ होती है वहां के रिजल्ट ही दूसरे होते हैं। कितनी बार हमें भी पता है कि कुछ कंटेंट है जो हमें फोन पे नहीं रखना या हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो इन सबके लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए और एक स्त्री की निजी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए रेगुलेटर का अपॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब तक इस धोखाधड़ी से बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक महिलाओं को गैजेट्स और दूसरे बचाव के विकल्पों के जरिए अपनी सुरक्षा को तय करना चाहिए। तकनीकी सुरक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि महिलाओं को आज के दौर में साइबर ठगी या डिजिटल फ्रॉड या किसी चोरी लूटमार जैसी घटना से बचने के लिए भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज के समय में। हम आए दिन होने वाली वारदात, जिसमें चोरी, छीना झपटी और इमरजेंसी सिचुएशन के हादसे के बारे में सुनते रहते हैं। कई सिक्योरिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में देखा और काम किया है। इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम कुछ गैजेट्स के थ्रू आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करने की खबर सुनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस सोशल मीडिया से जुड़े खतरों से महिलाओं को आगाह किया जा रहा है, वो सब उन्हीं के मोबाइल में कैद है। ये मोबाइल हर वक्त साथ है
और इसी मोबाइल पर महिलाओं की सुरक्षा निभाने का दारोमदार भी है। मोबाइल के अंदर हम बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये आपको एक बेसिक कॉलिंग फीचर देता है। और जैसे ही एक लेडी अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, उसको ये लगता है कि उसके पास सिक्योरिटी है, वो सेफ है, क्योंकि वो सब लोग जो उसके लिए मैटर करते हैं वो खाली एक फोन कॉल पर है। तो इसलिए अवेयरनेस और ट्रेनिंग यही चीज है कि इससे हम मोबाइल जैसे चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मार्केट में कई ऐसे गैजेट जैसे कि शीबॉट और अन्य कई गैजेट मार्केट में आए हैं, जिसमें एंटी लॉस्ट एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी SOS बटन और अन्य प्रकार के तकनीकों से लैस किया गया है। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कभी कोई चोरी या ऐसी कोई वारदात हो जिसमें महिलाओं को अपने आसपास के लोगों को या अपने जानकारों को अलर्ट करना पड़े तो वो आसानी से कर सकते हैं। जाहिर है कि जिस तरह से कोरोना काल में दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और हर वर्ग उम्र की महिला का भरोसा डिजिटल दुनिया पर बढ़ा है, उससे ही इस तरह के फ्रॉड की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में जब तक इस साइबर और डिजिटल ठगी को रोकने का कोई दमदार तरीका सामने नहीं आता, तब तक महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कमर कसकर तैयार रहना होगा। आज तक ब्यूरो। न सिर्फ केंद्र बल्कि कई राज्य सरकारें भी इस बात का दम भरती रहती हैं कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी आय को दुगुना किया जाए। अब अगर ऐसा वाकई करना है तो इसमें फूड प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आइए दिखाते हैं कैसे। कोरोना के कंट्रोल होने के साथ ही अब सरकार निर्यात बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। इसके लिए कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। इसे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा करेगा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 20 और 21 मार्च को आयोजित होने वाला चौथा इंडस फूड। ये कार्यक्रम ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि TPCI कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। इसमें करीब 50 देशों के 700 से ज्यादा खरीदार हिस्सा लेंगे। दरअसल देश के कृषि उत्पादों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2019-20 के दौरान करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात हुआ था, लेकिन इसमें से ज्यादातर निर्यात चावल, रॉ कॉटन, मसालों, ऑयल मील जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हुआ था। अगर इसे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाए तो फिर इनके दाम ज्यादा मिल सकते हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि भारत की फूड इंडस्ट्री दमदार है। अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो फिर देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा मिलेगा। जानकारों का सुझाव है कि फूड प्रोसेसिंग पर सरकार को अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडस फूड 2021 के दौरान ही करीब $1 अरब के कारोबारी करार हो सकते हैं। इससे भारतीय किसानों को मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बेहतर दाम मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भारतीय निर्यात जगत का मजबूत हिस्सा है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे प्रतिस्पर्धी सेक्टर्स में शामिल है। जानकारों का मानना है कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने के टारगेट तक भी सरकार को पहुंचने में मदद मिलेगी। Furthermore, over 700 international buyers will be representing more than 52 countries in this edition. Some prominent supermarket chains such as Nesto GCC, Grand Hypermarket GCC, Lulu GCC, Savings GCC, Westzone UAE, Al Safir Hypermarket GCC, Carrefour GCC and France, and many others are going to be a major highlight of Indus Food 2021. For the industry, Indus Food 2021 is expected to reverse the economic downturn caused by the pandemic. The event will help in recovery of Indian exporters as they will get support from international market, with the event providing a better communication platform for all the participants. इंडस फूड 2021 में भारत एग्जीबिटर 14 कैटेगरीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को पेश करेंगे। इनमें मसाले, चावल, चाय, कॉफी, भारतीय एथनिक, स्वीट एंड सेवरीज, ऑर्गेनिक फूड, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेकरी, कन्फेक्शनरी और रेडी टू ईट आइटम शामिल हैं। इंडस फूड 2021 में अफ्रीकी देश, यूरोपीय संघ के देश, पश्चिम एशियाई देशों के साथ साथ इंग्लैंड और अमेरिका के बड़े व्यावसायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही नेस्टो, ग्रैंड हाइपर मार्केट, लुलु जैसी दुनिया भर की दिग्गज सुपरमार्केट चेन भी इसमें शामिल होंगी। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।